फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी। आई एम आकांक्षा। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में हमने डिस्कस करा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करना शुरू करा था और हमने एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के बारे में जाना था। आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जानने से पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन। सो आयनाइजेशन कहने का मतलब है कि कोई एटम चार्ज अपने ऊपर ले आए, राइट। यानी कि कोई भी एटम जो है वो या तो कैटायनिक हो जाए या अनायनिक हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो आयनाइज हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम आयन के फॉर्मेशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसकी बात करने वाले हैं। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहने का यही मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एटम है, न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई एटम है तो इसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के ही बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सारे ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, राइट। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब अगर हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकालना है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें कुछ एनर्जी इसे देनी पड़ेगी, राइट। हम कुछ एनर्जी इस पे लगाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकालेंगे, और ये एनर्जी जो होती है ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए होती है। जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए हमें एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ताकि हम एक इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकाल सकें। तो that minimum energy which is required to remove one electron from a neutral gaseous isolated atom is known as the ionization enthalpy. तो यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन लिखी है, इसे हम रीड करते हैं। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated atom in gaseous state of an element so as to convert it into gaseous monovalent positive ion, राइट। तो यहाँ पर हमने यही डिस्कस करा। फिर बात आती है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन कैसा होता है डाउन द ग्रुप एंड अलॉन्ग अ पीरियड। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, एटम की साइज इंक्रीज होती है, राइट। एटम की साइज इंक्रीज होती है और एटम की साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ये फर्स्ट एटम है, फर्स्ट एलिमेंट, इसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि एटम की साइज़ इंक्रीज हो गई। एटम की साइज़ इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लूजली हेल्ड होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली हम निकाल सकते हैं फर्स्ट एटम के कंपैरिजन में। फिर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एटम की साइज़ बड़ी हो रही है, और एटम्स की साइज़ बड़ी होने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है, और इसी के साथ ही साथ हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम से। सो यहाँ पर वेरिएशन इन ग्रुप्स कुछ ऐसा होता है, राइट। सो अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन पीरियड्स की। तो जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटम की साइज़ क्या होती है, डिक्रीज। हमने डिस्कस करा था लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एटमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एटम को अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए। सो यहाँ पर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये था पीरियोडिक टेबल के बारे में। फिर हम बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो जब हम किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, किसी न्यूट्रल एटम के अल्टीमेट शेल, अच्छा मैं अल्टीमेट शेल बार बार बोल रही हूँ, अल्टीमेट शेल कहने का मतलब है कि बैलेंस्ड शेल। मैंने आपको ये बताया था कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसे हम अल्टीमेट शेल कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल से एक शेल जो पहले होता है उसे हम पेनल्टीमेट कहते हैं, और उसके पहले वाले को एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं।
सो यहाँ पर जो अल्टीमेट शेल है, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फिर जब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट, 1 प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा। और फिर अगर हमें इस कैटायन में से, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से अगर हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जितनी हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगी थी। सो जब हम पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव आयन के केस में हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसमें से निकल चुका है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सेम शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ हो, यानी कि अब न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करेगा। इस बात को ऐसे समझिए कि लास्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। जैसे क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हों और वो शोर मचाएं तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें कंट्रोल करना, लेकिन बच्चे अगर कम हो जाएं तो टीचर के लिए इजी होता है उन्हें कंट्रोल करना, राइट। वो कम बच्चों को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही केस है कि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कम, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो रहा है तो न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उन्हें होल्ड कर रहा है। तो सेकेंड केस में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, राइट। सेकेंड केस में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए, रिमूव करने के लिए इस एटम से। फिर अगर हमने ज़्यादा एनर्जी देके एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया एटम से, यानी कि अब इस पर कैसा चार्ज होगा, इस पर अब 2 पॉजिटिव चार्ज होगा इस एटम पे। और अब अगर हमें इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ, राइट, क्लास में बच्चे और कम हो गए, टीचर, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अब टीचर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही केस है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और कम हुआ, न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, यानी कि अब और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो यहाँ पर इसीलिए हम ये कहते हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ ग्रेटेस्ट, है ना, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। फिर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू मिनिमम होती है। इसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने रीज़न इसका एक प्रॉपर सा लिखा है, आप इसे रीड कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज द गैसियस एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोनोवेलेंट कैटायन, राइट। द नंबर of electrons in cation decreases by 1, and these are held by the nucleus of cation with a greater force of attraction. Therefore, with the same energy, the second electron cannot be removed, and extra energy is therefore needed to form divalent cation, right. Divalent cation बनाने के लिए हमें इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। In the same way, more amount of energy will be required to form trivalent cation. और सिमिलरली जैसा मैंने इस केस में बताया, उसी तरीके से अगर हमें M2 पॉजिटिव, M हमारा कोई भी एलिमेंट है जो कि गैसियस स्टेट में है और न्यूट्रल था यहाँ पर, लेकिन यहाँ इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब अगर हमें इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमें मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन तीनों केसेस में, राइट। सो ये कुछ था आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट, और आपको इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा हो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करती है, जैसे साइज ऑफ एटम, स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो साइज ऑफ एटम पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कैसे डिपेंड करती है। साइज ऑफ एटम अगर छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एटम से। तो इनमें इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक साइज के, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट कहने का ये मतलब है कि अगर न्यूक्लियस है, राइट, ये न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल है, तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल तो होता नहीं है, इसके अंदर भी और भी शेल्स होंगे, राइट, और शेल्स होंगे
और भी शेल्स हैं। तो ये जो अल्टीमेट शेल है इसके और न्यूक्लियस के बीच में कई सारे शेल्स होंगे और वो शेल्स कुछ इलेक्ट्रॉन उनके अंदर होंगे, राइट, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास भी होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन करते हैं आउटर मोस्ट शेल को न्यूक्लियस से, यानी कि एक शील्ड की तरह वो बिहेव करते हैं। और ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका और न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको थोड़ा डिक्रीज़ करते हैं, कुछ इस तरह का। क्योंकि अगर फिर सिर्फ आउटर मोस्ट शेल रहता तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस उसे होल्ड करता, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा डिक्रीज़ होता है। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, यानी इन्वर्स रिलेशन। फिर से आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर होना चाहिए, यही है स्क्रीनिंग इफेक्ट कि आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल को शील्ड करते हैं, उन्हें उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ करते हैं, यही है स्क्रीनिंग इफेक्ट। फिर बात आती है न्यूक्लियर चार्ज की। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा, वही रीज़न है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। फिर बात आती है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन जो होती है वो काफ़ी स्टेबल कन्फिगरेशन होती है, ये हमें पता है। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन के स्टेबल होने की वजह से उन एटम्स से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, राइट। जैसे अगर हम कॉपर देखें, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हुए 10 और 18 हुए, 3p6 4s2 20 एंड 3d9, कुछ ऐसा हुआ। इसे हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसे ऐसे लिख दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 लिख सकते हैं। ये एक स्टेबल कन्फिगरेशन है। क्यों? क्योंकि 3d में 1 2 3 4 एंड 5, ये 3d है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे 3d के अंदर, ये 3d है। फिर 4s है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा? ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, दोनों ही स्टेबल ऑर्बिटल्स हैं। आई मीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसी है? स्टेबल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन है और एक फुली फिल्ड कन्फिगरेशन है। वहीं अगर किसी मतलब यहाँ से तो हम फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस 3d में से अगर हमें सिर्फ निकालना होता, जैसे कि अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात ना करें, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करेंगे तो हम 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम इसकी निकालेंगे तो यहाँ पर हमें इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा 3d से, और 3d के अंदर सारे ही ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। यानी कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिगरेशन में या हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इसलिए वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी इसे, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी बहुत हाई है। तो यही चीज़ है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करा है, इसे मतलब मैंने लिख दिया है और आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो सबसे नज़दीक जो ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के वो होता है s ऑर्बिटल, फिर आता है p, फिर d और फिर f सबसे ज़्यादा दूर होता है। तो अगर हम देखें ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, यानी s ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा।
कंपैरेटिवली पी जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, डी उससे भी ज़्यादा और एफ सबसे ज़्यादा दूर होता है, यानी एफ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालना ईजी होता है, वेर एज एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ऑर्डर ऑफ ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स ये कुछ ऐसी है, एस में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, और इसी को हम पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है आपकी बुक का। सो एक क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे हम पहले रीड करते हैं। वाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर कॉपर इज़ हायर देन दैट फॉर पोटाशियम वेर इज द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ आर इन रिवर्स ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है कि कॉपर और पोटाशियम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कॉपर की हायर है पोटाशियम से, लेकिन जब हम सेकेंड आयनाइजेशन की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो अभी अभी हमने डिस्कस करा 29 और पोटाशियम का 19। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कॉपर की। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितने हुए 9 हो गए 29 10 12 18 20 एंड 9 29। फिर अगर हम पोटाशियम का करें, ये कॉपर है, पोटाशियम का अगर हम करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो गए 10 12 18 एंड 19। ये क्या है, ये पोटाशियम है। तो अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर कॉपर का हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे। ये है 1s2 2s2 2p6, फिर है 3s2 3p6 3d 10 4s1। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की, अभी हमने डिस्कस करा। यहाँ पर 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल, तो देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 है, यहाँ पर 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये सही है, हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर 3p है और 4s है, तो 3p में 3 ऑर्बिटल्स और ये 1 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 1। तो अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ये हमारा डेल्टा IH1 हो गया। यहाँ पर ये हमारा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये है डेल्टा IH1, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें जितनी रिक्वायर्ड थी इन दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इस केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉपर के लिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो पोटाशियम के फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19। कॉपर के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू पोटाशियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। यानी अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो डेल्टा IH1 फॉर कॉपर ये ग्रेटर होगा पोटाशियम के डेल्टा IH1 से। सो ये हो गया केस 1। फिर नेक्स्ट केस में अगर हम बात करें तो p ऑर्बिटल जो होता है, p जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है और d ऑर्बिटल न्यूक्लियस से
कंपैरेटिवली दूर होता है। तो हमें नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो यहाँ पर 3d से निकालना है और यहाँ पर हमें 3p से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 3d से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन क्योंकि p न्यूक्लियस के करीब है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, वेरेज d से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। तो सेकेंड केस में जो कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो लेस होगी पोटेशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी से। तो अभी रीज़न समझ आया कि कैसे हुआ। यहाँ पर फर्स्ट केस में हमें S से निकालना था, दोनों में ही S से निकालना था हमें इलेक्ट्रॉन, तो हमने ईज़िली निकाल लिया। जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा थी उसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर की ज़्यादा हुई, राइट। सेकेंड केस में हमें D से निकालना था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर P से इलेक्ट्रॉन निकालना था। P न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है, वेरस D से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसलिए सेकेंड केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पोटेशियम के लिए ज़्यादा आई और कॉपर के लिए कम आई। तो ये रीज़न था। तो आप आंसर आप अपने लैंग्वेज में इसे अच्छे से लिखिए और ये चीज़ें जो भी आपको यहाँ पर समझ में आई हो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और सारे बच्चों के साथ शेयर करिए जो भी 11th और 12th में हों। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी डाउट्स हों आप उन्हें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।